Good afternoon, students. Today I will teach you fourth topic of the chapter number second of economics of 10th class. Today I will teach you the topic where are most of the people employed. अधिकांश लोग कहाँ पर नियोजित होते हैं. ग्राफ नंबर 2 presents percentage share of the three sectors in GDP. ग्राफ नंबर 2 तीनों सेक्टरों का क्या परसेंटेज शेयर जीडीपी में रहा है उसको प्रस्तुत करता है. नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स ओवर द 40 ईयर्स. अब आप 40 वर्षों में तीनों सेक्टरों का चेंजिंग इम्पोर्टेंस क्या रहा है इसको आप ग्राफ नंबर 2 के अनुसार डायरेक्टली देख सकते हैं. Here you can see graph number 2. It is shown the share of sectors in GDP in percentage. So you can see here primary sector is contributed 40% in GDP and secondary sector is contributed in GDP 10%. Treasury sector is contributed in GDP 50%. According to सेशन नंबर 1973 एंड 74 के ये अकॉर्डिंग था. ठीक है, अब देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू ईयर्स ऑफ 2013 and 14. You can see here primary sector is contributed 10% in GDP and secondary sector is contributed here 20% and treasury sector is contributed here 70%. Now you can look here. A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. तो भारत के बारे में उल्लेखनीय बात है कि तीनों सेक्टरों में जीडीपी में जिस तरह का चेंज हुआ है, ए सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन इन एम्प्लॉयमेंट. तो रोजगार के पक्ष में इस तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है. ग्राफ नंबर 3 shows the share of employment in the three sectors in 1972, 1973 and 2011 and 12. ग्राफ नंबर 3 जो है वो 1972, 73 और 2011-12 में तीनों सेक्टरों का जो शेयर है वो एम्प्लॉयमेंट में किस तरह का रहा है इसको दिखाता है. इट शोज द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ. ये बता रहा है कि ईयर ऑफ 2011 एंड 12 और 1972 और 1973 में प्राइमरी सेक्टर ने जो वो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करवाया है. तो ये कहाँ से हमें शो होता है. तो ग्राफ नंबर 3 is shown the share of sectors in employment in percentage. तो you can see 1972 और 3 के अनुसार जो है वो प्राइमरी सेक्टर 74% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर 11% और ट्रेजरी सेक्टर 15% रोजगार या एम्प्लॉयड प्रोवाइड करवाता है. इधर से बेटा देखिए, अकॉर्डिंग टू ईयर्स ऑफ 2011-12 हियर यू कैन सी 49% जो वो प्राइमरी सेक्टर जो वो गिवन द एम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंडरी सेक्टर गिवन द एम्प्लॉयमेंट 24% एंड treasury sector given the employment 27% according to
session 2011 and 12. Now you can look here. Why didn't a similar shift out of primary sector happen in case of employment? तो कहता है कि why didn't similar shift out of primary sector happen in case of employment? It is because not enough jobs were created in the secondary and treasury sector. कहता है कि प्राइमरी सेक्टर के जैसा ही सेकेंडरी और ट्रेजरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट में ऐसा सृजन क्यों नहीं हुआ है? इसका कारण यह है कि इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड ट्रेजरी सेक्टर, कि ट्रेजरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में अधिक जॉब्स का सृजन नहीं हुआ है. even you can look here, even though industrial output or the production of goods went up by more than 9 times. यद्यपि जो औद्योगिक जो उत्पादन है, वस्तुओं का जो उत्पादन है वो 9 टाइम्स, मोर देन 9 टाइम्स वेंट अप बाय, 9 गुना से भी अधिक बढ़ा है ड्यूरिंग द पीरियड. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाय अराउंड 3 टाइम्स, लेकिन रोजगार जो है वो 3 गुना के लगभग बढ़ा है, मतलब इंक्रीज हुआ है. मतलब इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है वो 9 टाइम्स जो है, 9 टाइम्स से भी अधिक प्रोडक्ट हुआ है, लेकिन रोजगार जो है वो कितना है? 3 गुना के अराउंड ही मिल पाया है, मतलब दे पाया है. कौन? इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर. द सेम अप्लाइज टू द ट्रेजरी सेक्टर एज वेल. और इस तरह का ट्रेजरी सेक्टर में हुआ है. वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय 14 टाइम्स. हालांकि सर्विस सेक्टर में 14 गुना जो वो प्रोडक्शन हुआ है, मतलब सर्विस का, और 40 टाइम्स. एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज अराउंड 5 टाइम्स, लेकिन 5 गुना ही सर्विस जो है वो, 5 गुना ही रोजगार जो वो सर्विस सेक्टर दे पाया है या ट्रेजरी सेक्टर दे पाया है. 14 गुना प्रोडक्शन सेवाओं का हुआ है, लेकिन रोजगार या एम्प्लॉयमेंट का सृजन हुआ है वो कितना हुआ है? अराउंड 5 टाइम्स, 5 गुना के लगभग. ऐसा क्यों? देखिए आप एक बेटा, एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर. तो बेटा देखिए, एज ए रिजल्ट मोर देन ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग. इसके परिणाम स्वरूप जो वो 50% से भी अधिक लोग जो वो प्राइमरी सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, मेनली इन एग्रीकल्चर में, प्रोड्यूसिंग ओनली ए क्वार्टर ऑफ द GDP. और जो कि 1/4 यानी कि 25% जो वो GDP में जो वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. इन कंट्रास्ट टू दिस, इसकी तुलना में द सेकेंडरी एंड ट्रेजरी सेक्टर प्रोड्यूस 4/5 ऑफ द वो 4/5 जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं GDP का. ठीक है. वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ द पीपल, लेकिन वो 50% से भी कम लोगों को रोजगार ट्रेजरी सेक्टर हो चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो उसने दिया है. Does this mean that the workers in agriculture are not producing as much as they could? इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर उतना प्रोडक्ट नहीं कर पाया है, उतना उत्पादन नहीं कर पाया है जितना उसको करना चाहिए था. बट इट मीन्स इज दैट, लेकिन इसका अर्थ यह है दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी. इसका ये कारण है कि आवश्यकता से अधिक लोग जो है वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं. सो इवन इफ यू मूव ए
फ्यू पीपल आउट, अगर कुछ लोगों को आप वहाँ से निकाल भी देते हैं या हटा भी देते हैं, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड, प्रोडक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वो अल्प बेरोजगार है। ठीक है, क्या है? अल्प बेरोजगारी की अवस्था में है। अब इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं छोटा सा। फॉर इंस्टांस टेक द केस ऑफ स्मॉल फार्मर। उदाहरण के लिए आप एक उदाहरण लक्ष्मी का ले लीजिए, जो कि एक छोटा फार्मर है। ओइंग अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड डिपेंड ओनली ऑन रेन, जो कि 2 हेक्टेयर भूमि के ऊपर, जो कि अनइरिगेटेड है, असिंचित भूमि है, डिपेंड ओनली ऑन रेन, जो कि वर्षा के ऊपर निर्भर है, एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार और अरहर, और उस प्लॉट के ऊपर वो ज्वार और अरहर की खेती ग्रो कर रही है। ऑल 5 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट। सारे मेंबर जो वो उसकी फैमिली के उस प्लॉट पर कार्य करते हैं। थ्रू द ईयर, सारा साल। भाई क्यों? दे हैव नो वेयर एल्स टू गो, वे कहीं और वो कार्य के लिए नहीं जाते हैं। यू विल सी दैट एवरी वन इज वर्किंग। आप देखोगे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य कर रहा है। नन रिमेन्स आइडल, कोई भी बेकार नहीं है। बट इन एक्चुअल फैक्ट, लेकिन वास्तविक तथ्य क्या है? देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइड। उनका जो वो श्रम विभाजित हो जाता है, उनका श्रम विभाजित हो जाता है। ईच वन इज डूइंग सम वर्क, कोई ना कोई कुछ न कुछ कार्य करता है। बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड, लेकिन कोई व्यक्ति पूर्णतः एम्प्लॉयड नहीं है, फुल कार्य उसको नहीं मिला है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसको हम अल्प बेरोजगार की अवस्था कहते हैं। वेयर पीपल आर अपरेंटली वर्किंग, वहाँ पर लोग कुछ न कुछ कार्य करते हैं, बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, लेकिन सभी व्यक्ति जो वो अपनी पोटेंशियल से भी कम कार्य करते हैं, अपनी योग्यता, अपनी गुणवत्ता के से भी कम कार्य करते हैं। दिस काइंड ऑफ, you can see here, this kind of under employment is hidden। इस तरह की अल्प बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कह सकते हैं। इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव ए जॉब, उसकी तुलना में जिस व्यक्ति के पास कोई कार्य नहीं है। इज क्लियरली विजिबल, जो कि साफ तौर पर दिखाई देती है। एज अनएम्प्लॉयड, जिसको हम बेरोजगार कह सकते हैं। हैंस इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम छिपी हुई बेरोजगारी कह सकते हैं। बस जो कृषि में जो डिस्गाइज्ड बेरोजगारी पाई जाती है उसको हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं। और एक बेरोजगारी तो वो होती है जिनके पास कोई काम नहीं होता है। यू कैन सी, दैट कैन बी सीन क्लियरली, विजिबल, उसको हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड, उसको हम कहेंगे बेरोजगार। तो सामने दिखाई दे रहा है जिसके पास काम ही नहीं है उसको हम बेरोजगार कहेंगे। और एग्रीकल्चर में जो आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में लगे हुए हैं, है ना, और अपनी पोटेंशियल के अनुसार वो कार्य नहीं करते हैं, तो उसको हम डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। ठीक है। नाउ सपोजिंग ए लैंडलॉर्ड सुखराम comes and hires 1 or 2 members of the family to work। तो एक भूमिपति सुखराम आता है and hires 1 or 2 members of the family to work on his land। अपनी भूमि के ऊपर, भाड़े के ऊपर 1 या 2 मेंबर्स को लक्ष्मी की फैमिली के ले लेता है, अपने भूमि के ऊपर काम पर लगा लेता है। लक्ष्मी फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम। अब लक्ष्मी की फैमिली की जो वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न होना शुरू हो जाती है थ्रू बेसिस, मजदूरी के रूप में। सिंस, क्योंकि यू डू नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, क्योंकि
आपको उस छोटे से प्लॉट को देखने के लिए या उसकी देखभाल के लिए, वहाँ पर खेती करने के लिए 5 मेंबर की जरूरत नहीं है। 2 पीपल मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन। अगर 2 पीपल उस प्लॉट से हट भी जाते हैं तो प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ऑन देयर फार्म, उनके खेत के ऊपर। इन द अबव एग्जाम्पल 2 पीपल मे मूव टू वर्क। तो ऊपर के एग्जाम्पल के अनुसार 2 पीपल मे मूव टू वर्क इन द फैक्ट्री। 2 लोगों को खेत से हटा करके हम फैक्ट्री में लगा सकते हैं। वंस अगेन द अर्निंग्स ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज एंड दे वुड आल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज मच फ्रॉम देयर लैंड। तो इस तरह से हम फैक्ट्री से, खेतों से हटा करके फैक्ट्री में लोगों 2 पीपल्स को लगा लेते हैं, तो फैक्ट्री से भी अर्निंग हो जाएगी लक्ष्मी की फैमिली को, और साथ में खेतों में भी, उस खेत में भी जो वो प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। तो कहता है कि देयर आर लाख्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। तो लक्ष्मी जैसे कई लाखों फार्मर भारत में हैं। दैट मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव ए लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, इसका मतलब है कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को हटा देते हैं एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, और कहीं पर उनको प्रॉपर कार्य प्रोवाइड करवाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी लॉस नहीं होगा। द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम। तो अदर वर्क से जो वो फैमिली को खेतों के साथ साथ अदर वर्क से भी इनकम प्राप्त होगी। तो दोनों काम चलेगा, एग्रीकल्चर का भी और दूसरे अदर वर्क से भी उनको काम प्राप्त हो जाएगा, जिससे दोनों ही तरीकों से जो फैमिली की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो हैपन इन अदर सेक्टर। अब कहता है कि एग्रीकल्चर में नहीं है, अदर सेक्टर्स में भी इस तरह की अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर, कि थाउजेंड ऑफ कैजुअल वर्क इन द सर्विस सेक्टर, कि जो ट्रेजरी सेक्टर है या सर्विस सेक्टर, उसमें हज़ारों की संख्या में कैजुअल वर्कर पाए जाते हैं, स्पेशली इन अर्बन एरिया। कैजुअल वर्कर कौन होते हैं? जिनको कभी कभी काम मिलता है। ठीक है। दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर, जो कि पेंटर्स के रूप में कार्य करते हैं, प्लम्बर्स के रूप में कार्य करते हैं, रिपेयर पर्सनस के रूप में कार्य करते हैं, एंड अदर डूइंग और जॉब, और दूसरी और जॉब्स करते हैं। मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे। ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को मैनी ऑफ देम, बहुत सारों को, डोंट फाइंड वर्क एवरी डे, प्रत्येक दिन कार्य नहीं मिलता है। सिमिलरली वी सी अदर पीपल इन द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट। इस तरह से हम स्ट्रीट में भी कई लोगों को सर्विस सेक्टर में देखते हैं। दे वर पुशिंग ए कार्ट और सेलिंग समथिंग, तो वो कार्ट को पुशिंग करते, खींचते हैं। ठीक है, ठेला या गाड़ी को खींचते हैं, और सेलिंग समथिंग, और कुछ न कुछ वो बेचते भी हैं। वेयर दे मे स्पेंड द होल डे, वो वहाँ पर अपना सारा दिन व्यतीत कर देते हैं। बट इवन वेरी लिटिल अर्न, तो उनको बहुत कम कमाई होती है। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उनको ये कार्य करना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई और बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। तो कहता है बेटा, तो इस तरह की जो अल्प बेरोजगारी जो वो हम सर्विस सेक्टर में भी हमें देखने को मिलती है। रिक्शा चालक को ले लीजिए, ठीक है, कभी उसको सवारी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, है ना। तो कभी कभी जब काम मिलता है तो उसको हम कैजुअल लेबरर कहते हैं, कैजुअल वर्कर्स कहते हैं। तो बेटा, तो इस तरह की जो अल्प बेरोजगारी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है और सर्विस सेक्टर में भी पाई जाती है। तो ये था मेरा बेटा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। ओके।